ईशा फाउंडेशन क्या ब्रेन वॉश का अड्डा है या सदगुरु युवाओं को बना रहे हैं सन्यासी? क्या वहां योग सिखाने आ रहे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है? क्या उन्हें जबरन सन्यासी बनाया जा रहा है? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे चर्चित और तूल पकड़ते मुद्दे के बारे में, जिससे लोगों में धर्म गुरुओं या स्पिरिचुअल स्पीकर के प्रति जो आस्था है उस पर सवाल उठते आ रहे हैं। धर्म गुरु और उनके आश्रम पर बात होगी इस वीडियो के अंदर। भारत में बाबा और उनके आश्रम ये सब हमेशा से ही राजनीतिक और विवादित मुद्दा बने रहे हैं। ऐसा ही इस बार देखने को मिल रहा है कि सदगुरु के नाम से प्रचलित जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें पुलिस को ईशा फाउंडेशन से जुड़े सारे क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स पेश करने का हुक्म दिया गया था। इस आदेश के बाद ही 1 अक्टूबर के दिन लगभग 150 पुलिसकर्मी कोयंबटूर में मौजूद ईशा फाउंडेशन के ऑफिस में जांच करने पहुंच गए। मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश को ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। ये बड़ी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आखिर ये मामला है क्या और अब इसे विस्तार से समझने का वक्त है। आइए जानते हैं इसे पूर्णतः विस्तार से। तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन का भव्य आश्रम और ऑफिस बना हुआ है। इस ईशा फाउंडेशन की नींव इसके कर्ता और धर्ता जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु ने रखी थी। साल 1994 में समय के साथ ईशा फाउंडेशन के सेंटर कोयंबटूर से निकलकर देश और विदेश के कई इलाकों में फैले। ईशा फाउंडेशन कई तरह के सत्संग शिविर, योग ध्यान शिविर, महाशिवरात्रि का महाउत्सव, कैलाश हिमालय यात्रा जैसे उत्सव कराता है। इन आयोजनों का नेतृत्व करते हुए जग्गी वासुदेव और सदगुरु शामिल होते हैं उनके सैकड़ों अनुयायी। दावे के मुताबिक ये अनुयायी जग्गी वासुदेव को सोच समझकर ईशा फाउंडेशन से जुड़ते हैं और अलग अलग रूपों में फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। अब ऐसे ही 2 अनुयायियों के पिता ने ईशा फाउंडेशन पर यह इल्जाम लगा दिया है कि उन्होंने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश कर दिया और फिर बेटियों को बंधक भी बना लिया। यह बड़ा इल्जाम है सदगुरु और उनकी ईशा फाउंडेशन पर। आइए जानते हैं कौन है वो। पिता का नाम है S कामराज, उम्र 69 साल। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं। 2 बेटियां हैं उनकी। बड़ी बेटी गीता कामराज की उम्र 42 साल है। छोटी बेटी लता कामराज की 39 साल। S कामराज ने बाबत अपनी इन दोनों बेटियों के मामले में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कामराज ने इल्जाम लगाया है कि बड़ी बेटी गीता ने साल 2003 में इंजीनियर की पढ़ाई करी और फिर साल 2004 में यूके की एक यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री भी ली। गीता को उसी यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई। साल 2008 में गीता का तलाक हो गया था और इसी के बाद साल 2012 में उसने कोयंबटूर के वेलिनगिरी हिल्स के फाउंडेशन में मौजूद फाउंडेशन के आश्रम योग के क्लासेस लेना शुरू कर दिए। गीता की छोटी बहन लता ने बड़ी बहन को बचाने का फैसला लिया। जब वो फाउंडेशन पहुंची तो उन्होंने भी योग क्लास में दाखिला ले लिया। बाद में दोनों बहनों ने योग केंद्र में ही रहने का फैसला ले लिया। ईशा फाउंडेशन ये अपने आप में देश का एक बड़ा नाम है, बड़ी संस्थान है। कामराज ने आगे बताया कि ईशा फाउंडेशन ने दवाइयां और खाने के जरिए बेटियों का सोचने और समझने की शक्तियों को खत्म कर दिया। बेटियों का ब्रेन वॉश भी कर दिया गया, जिसके बाद वो सन्यासी बन गई। उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया। इसके बाद उनकी बेटियां का परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं है, पूरी तरह से उनका संपर्क खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आश्रम में काम कर रहे एक डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उनके पिता ने कहा, अगर मैं उनसे हर महीने मिलने जाऊं तो वो मुझसे नहीं मिलती हैं। वे 6 महीने में बस एक बार मुझसे मिलती हैं और कहती हैं कि नमस्कार, आप मुझे यहाँ देखने आए थे, आपने देख लिया, अब आप जा सकते हैं। इसके अलावा
वो और कोई भी बात नहीं करती हैं। अब इसी याचिका पर 30 सितंबर के उस रोज मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और वी. शिवगम की बेंच ने सुनवाई करी तो एक कठोर टिप्पणी भी कर दी उस कोर्ट ने। वो टिप्पणी थी, बेंच ने कहा कि जब सदगुरु ने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? वो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया। कोर्ट के आदेश के बाद में दोनों बहनों को अदालत में पेश किया गया। दोनों ने कहा कि वह अपनी मर्जी से आश्रम में हैं, उन्हें रहने के लिए बाध्य नहीं किया गया और ना ही उन्हें बंधक बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जज ने दोनों बहनों से कहा है कि आप दावा करती हैं कि आप आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, आपको नहीं लगता कि आपने पेरेंट्स को इग्नोर करना पाप है। भक्ति का मूल सिद्धांत है सभी से प्रेम करो और किसी से घृणा मत करो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके अंदर अपने पेरेंट्स के प्रति कितनी घृणा है। आप उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव बिल्कुल नहीं कर रही हैं। ईशा फाउंडेशन के वकील के राजेंद्र कुमार ने कहा कि लड़कियां पूर्णतः बालिग हैं और अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र भी हैं। अदालत को इन व्यक्तिगत फैसलों में दखल देना नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी है और समझना भी चाहिए। इस पर जजेस की बेंच ने कहा कि ये आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप एक खास पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अदालत किसी के साथ या किसी के खिलाफ नहीं खड़ी है, केवल अपने वाणी को न्याय देना चाहते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस जांच करे और 4 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करे और फिर पुलिस ने ऐसा किया भी। पुलिस ने छापा आश्रम में मार दिया और वहां मौजूद सन्यासिनों से पूछा कि क्या उन्हें समस्याएं हैं और यहां पर क्या क्या हुआ है। पूरी पूछताछ की गई। इसके बाद ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और फिर सुनवाई होते वक्त जजों ने दोनों बहनों से भी बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब से यह मामला जो मद्रास हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, इसे अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। पुलिस को जो स्टेटस रिपोर्ट मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल करनी थी, अब वो स्टेटस रिपोर्ट इस कोर्ट में दाखिल की जाएगी और पुलिस साथ ही इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेगी। मामले के याचिकाकर्ता पिता चाहे तो अदालत की कार्रवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शारीरिक तौर पर सम्मिलित हो सकते हैं। इस आदेश के साथ मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी, ये बात न्यायालय ने कही। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश के बाद तुरंत ही ईशा फाउंडेशन ने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल का स्वागत करते हैं क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ईशा फाउंडेशन से जुड़े और भी विवाद आइए हम जान लेते हैं। ये क्या और पुराने विवाद हो चुके हैं। पहला, 2016 में गीता और लता की मां सत्य ज्योति ने भी मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब भी आश्रम में ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाए गए थे, लेकिन तब मद्रास हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दी थी। और वहीं अब दूसरे मुद्दे की बात करें, 2016 में ही तूतीकोरेन की रहने वाली तमिल सेल्वी ने जिला दंडाधिकारी के सामने याचिका दायर की थी कि उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे रमेश ने फाउंडेशन में योग की क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, जिसके बाद अब उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उसने परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं। वहीं अब वह सन्यासी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, या कहें सन्यासी उसे बना दिया गया है। इस सब पर कोई भी मजबूत कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या ये बाबा या आश्रम पर सियासत खत्म कभी होगी या फिर सदगुरु या ईशा फाउंडेशन पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला 18 अक्टूबर को सामने आएगा, तब सब पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उस मुद्दे को आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।